हेलो एवरीवन। यूट्यूब ट्यूटोरियल के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हमने क्लास 10th की सीरीज चालू की है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में देखने वाले हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अगर आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट वीडियो का लिंक पे टच करके आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। So let's start with the respiration. What is respiration? Now see, respiration is the process in which glucose is broken down with the help of oxygen and energy is released along with the production of carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज हम न्यूट्रिशन के द्वारा लिए थे, जो ग्लूकोज हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। इस प्रोसेस को मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। Example, glucose breaks into pyruvate and in the mitochondria, pyruvate is broken down into three molecules of carbon dioxide and water with the release of energy. एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है ह्यूमन। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन होना, ये साइटोप्लाज्म में होती है। और पायरुवेट जो होता है बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके माइटोकॉन्ड्रिया में उसका पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के। तो इसको यहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सेल ऐसा भी कहा जाता है। तो ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो इधर आपको दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, पायरुवेट का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है रेस्पिरेशन का अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के सिवा होता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट सेल, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक ईस्ट। उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्जन होता है एंड देन पायरुवेट इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस नहीं होता। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन डायरेक्टली पायरुवेट में, पायरुवेट का कन्वर्जन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ये होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट मिलता है रेस्पिरेशन में। इधर दिया है आपको ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट and then ethanol, carbon dioxide and energy we get from that glucose molecule. If there is a lack of oxygen in our muscle, pyruvate breaks in a different pathway. Glucose breaks into pyruvate and pyruvate is then converted to lactic acid along with the release of energy. देखो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। ऐसा कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ऐसे केस में हमारे बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्जन होता है और पायरुवेट का मॉलिक्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के साथ साथ अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, एनर्जी की तो जरूरत है, तो ऐसे वक्त क्या होता है, जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है। देखिए ग्लूकोज
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट से हमें मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये कब होता है? जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में होता है। The energy released during the process of respiration is immediately used to synthesize another molecule called as ATP। और जो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, वो एक अनदर मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में हमारी जो एनर्जी है बॉडी में वो स्टोर रहती है। एटीपी को हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, मतलब हमारे एनर्जी का जो करेंसी है वो एटीपी है। ATP is made from ADP and inorganic phosphate with the help of energy release during respiration। और ATP मॉलिक्यूल जो बनता है वो ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिला के ATP मॉलिक्यूल बनता है। ATP is broken down into fixed amount of energy and then ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल। और ये जो एटीपी बनता है, मतलब एटीपी सिंथेसाइज होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब जब हमारे बॉडी में कुछ काम होता है एनर्जी का, कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, तब तब वो एनर्जी एटीपी जो होता है वो ब्रेक होके हमें एनर्जी देता है हमारे कुछ रिएक्शंस होने के लिए। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे किया जाता है? प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टोमाटा जो होता है वो प्लांट में छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनको हम स्टोमाटा कहते हैं। तो प्लांट जो होते हैं उस लिप में स्टोमाटा जो होता है उसके हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और प्लांट सेल में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो दो सेल के बीच में सेल स्पेस होता है, उधर जो स्पेस होता है उसमें एयर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, जैसे ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेते हैं। वैसे प्लांट में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों का ही एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर और बाहर। During night, in the absence of sunlight, photosynthesis do not take place, and hence carbon dioxide is released but not used by the plants। देखिए, हमने फोटोसिंथेसिस देखा था न्यूट्रिशन में। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब दिन में ही वो होता है। तो रात के टाइम में क्या होता है, सनलाइट अब्सेंस होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होता नहीं है। तो रात के टाइम में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वो यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सनलाइट की भी जरूरत होती है। During the day, there is no carbon dioxide release because the released carbon dioxide is used up by the plants for photosynthesis। और इसके अपोजिट है, जब दिन का टाइम होता है ड्यूरिंग द डे, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो क्या किया जाता है, वो प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, जो भी होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। और प्लांट में डे के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन रिलीज होता है। उसके बाद देखेंगे हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया, स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब हम जानेंगे एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है। इन aquatic animals, rate of breathing is fast due to less amount of dissolved oxygen in water। aquatic animals मतलब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, उनमें ब्रीदिंग का जो रेट है, मतलब सांस लेना और छोड़ने का जो प्रोसेस है, उनमें फास्ट होता है। क्योंकि वाटर में जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए वो फास्ट रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग करते हैं। Fishes takes in water through their mouths and force it to the gills, from where the dissolved oxygen is absorbed by blood। और फिशेस यानी aquatic एनिमल जो है फिश, उस फिशेस के पास एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं। वो गिल्स से फिश जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो गिल्स तक ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो फिश जो होता है वो माउथ के थ्रू वाटर को बॉडी के अंदर ले लेते हैं। और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है H2O यानी जो ऑक्सीजन होता है वाटर में, उसको फिर गिल्स के थ्रू वो हम अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स
जो कि ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है, वो उनको ही एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स। द सरफेस ऑफ द ऑर्गन इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट एंड प्लेस विद इन द बॉडी। और ये जो ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्लेस होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो होता है, सरफेस जो होता है, वो बहुत बहुत ही डेलिकेट होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में लंग्स होता है। Passages are there in the body which takes the oxygen rich air to the area of respiration। जो एनवायरनमेंट से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे ऑर्गन तक, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक जाने के लिए पैसेजेस मतलब एक वे होता है। जैसे हमारे बॉडी में ट्रकिया होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है, आप हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देखा था, न्यूट्रिशन के लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि एलिमेंट्री ट्रैक हमने देखा था। उसी तरह रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें नोज, ट्रकिया, लंग्स, लंग्स में ब्रोंकस, ब्रोंक्योलस, अल्वेलाई, फेरिंग्स, ये सब पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो लेट्स स्टार्ट्स विद द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो देखिए, एयर इज टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल एंड द एयर इज फिल्टर्ड while passing through the nostril by fine hairs and mucus that lines the passage। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है वो नॉस्ट्रिल से, मतलब नोज से शुरू होती है। तो हम जो एयर अंदर लेते हैं वो नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं, और एयर नॉस्ट्रिल में आने के बाद जो नॉस्ट्रिल में, नोज में जो फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है, उस हेयर और म्यूकस के थ्रू हमारा जो एयर है, एयर फिल्टर की जाती है। मतलब डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में, जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उधर हेयर्स में। मतलब एयर का फिल्ट्रेशन नॉस्ट्रल में होता है। फ्रॉम नॉस्ट्रल एयर passes to throat where rings of cartilages are present to ensure that air passage does not collapse। और नोज से जो एयर होती है वो फिर आगे पास होती है थ्रोट में, मतलब वो ट्रकिया में पास हो जाती है। और ट्रकिया जो होता है वो ट्रकिया कार्टिलेज के रिंग्स से बना हुआ होता है। और वो कार्टिलेज का रिंग्स क्यों होता है, क्योंकि हवा आने के बाद वो जो पाइप है ट्रकिया का, वो कोलैप्स ना हो जाए, उस इसलिए वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एयर reaches lungs from throats and within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes ending into balloon like structure called alveoli। और थ्रोट से मतलब ट्रकिया से जो एयर जाती है आगे लंग्स में जाती है, तो ट्रकिया दो लंग्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को आगे ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अल्वेलाई बोलते हैं। तो फाइनली एयर उस अल्वेलाई में पहुंचती है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल आर प्रेजेंट इन द अल्वेलाई। और अल्वेलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। तो ये पूरा पाथवे एयर का जो हमारे बॉडी में जाता है, सबसे पहले क्या होता है, हम नॉस्ट्रल के थ्रू एयर अंदर लेते हैं। नॉस्ट्रल में फाइन हेयर्स और म्यूकस के थ्रू वो फिल्टर हो जाता है। फिर वो आगे फॉरवर्ड होता है थ्रोट में, यानी ट्रकिया में। ट्रकिया एक कार्टिलेजियस रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है। वहाँ से वो लंग्स में एंटर करता है थ्रू द ब्रोंकाई। और वो ब्रोंकाई आगे ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है ब्रोंक्यूल्स में। और वो ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग में एक बलून लाइक ग्रेप्स का स्ट्रक्चर जैसा होता है, ग्रेप्स वैसे बलून लाइक अल्वेलाई होते हैं। और उस अल्वेलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर इज सक इनटू द लंग एंड फिल द एक्सपांडेड अल्वेलाई। और जब ब्रीदिंग होता है, मतलब हम जब सांस लेते हैं, तब हमारे अल्वेलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसमें हवा भरी जाती है, मतलब जो हम एयर लेते हैं वो उसमें फिल हो जाती है। The oxygen in the alveolar air is taken by the blood vessel after releasing carbon dioxide collected from the all the cells of the body in the alveoli। और वो अल्वेलाई एयर से फिल होने के बाद क्या होता है, हमने देखा अभी अल्वेलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होते हैं। वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हर एक सेल से, हर एक बॉडी पार्ट के सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है वो लेके आते हैं लंग्स में, यानी अल्वेलाई तक। और उस अल्वेलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड उस कैपिलरी से अल्वेलाई में एंटर करते हैं, और उस अल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है। Respiratory pigment present in the body take up oxygen from lungs and transport to all the cells of the body। और हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है,
जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेके हमारे हर एक सेल तक ले जाने का काम करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Hemoglobin is a respiratory pigment of human being present in red blood cell which has high affinity for oxygen। और हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमन बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में यानी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लंग से हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है, हर एक सेल तक जाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में फेरस प्रेजेंट होता है यानी आयरन प्रेजेंट होता है। उस आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन के सरफेस के ऊपर फेरस प्रेजेंट होता है और उस फेरस के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके हमारे हर एक सेल तक ले जाने का काम करता है। देखिए, आप हीमोग्लोबिन को देख रहे हैं, आरबीसीज में इस प्रकार का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। As carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, so it is transported mostly in the dissolved form in our blood। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए उसके लिए कोई स्पेसिफिक कैरियर नहीं होता, वो वाटर में यानी ब्लड में ही डिजोल्व होके वो ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू। थैंक यू।